नमस्कार। मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। भारत के इतिहास से बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों पर हम लोग चर्चा कर रहे थे, जिसके अंतर्गत मैं रोज 10 प्रश्न लेता हूं और प्रत्येक प्रश्न को विस्तार से समझाने की कोशिश करता हूं। तो आप लोग वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से, नीचे जो शासकों के नाम दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? सबसे पहले हम लोग वर्ण व्यवस्था को समझ लेते हैं कि ये जो वर्ण व्यवस्था है ये क्या थी। तो देखो, प्राचीन वैदिक कालीन सभ्यता में 4 वर्ण हुआ करते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो जो संपूर्ण समाज है इन्हीं 4 वर्णों में बटा हुआ था। लेकिन कालांतर में क्या हुआ, काफ़ी सारे दूसरे संप्रदाय भी आए, जैसे कि बौद्ध आए, जैन आए, आजीवक आए, बहुत सारे संप्रदाय आए। तो उन्होंने जो है इस वर्ण व्यवस्था को मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि ये जो वर्ण व्यवस्था था शुरुआत में तो ठीक था। शुरुआत में व्यक्ति का जो कर्म है उसके आधार पर वर्ण निर्धारित होता था। मतलब कि व्यक्ति जो काम करेगा उसके आधार पर उसका वर्ण निर्धारित होता था। लेकिन कालांतर में जो वर्ण है वो व्यक्ति के जन्म से निर्धारित होता था। मतलब कि व्यक्ति के पिता का जो वर्ण होगा वही उस व्यक्ति का भी वर्ण होगा। नहीं तो पहले क्या होता था, व्यक्ति का पिता अगर ब्राह्मण है लेकिन उसका जो पुत्र है वो अगर व्यापार करता है तो वो वैश्य बन सकता है। वहीं वैश्य का पुत्र ज्ञान प्राप्त करके ब्राह्मण का काम कर सकता है। तो ये शुरुआत में इस तरह की व्यवस्था थी। कालांतर में इसमें काफी कुछ परिवर्तन आ गया और वर्ण व्यवस्था का आधार जन्म ने ले लिया था। और धीरे धीरे क्या है, ये वर्ण व्यवस्था जो है समाप्त होने लगा था और हमारे देश में अलग अलग जातियों का भी उत्थान होना शुरू हुआ। तो कहीं ना कहीं ये जो वर्ण व्यवस्था है ये समाप्त होने की कगार पर था। तो किसी शासक ने, जो नीचे दिया हुआ है, उसने इस वर्ण व्यवस्था को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया था। तो कौन था वो शासक? तो देखिए, पुष्यमित्र शुंग की अगर मैं बात करूं तो पुष्यमित्र शुंग को कहा जाता है कि इसने भारत में पुनः ब्राह्मण वंश की नींव रखी थी। नहीं तो क्या था कि पुष्यमित्र शुंग से पहले भारत में मौर्यों का शासन था और जो मौर्य थे उनके विषय में उस समय के काफ़ी सारे ग्रंथों में, चाहे वो बौद्ध ग्रंथ हो और अनेक जो भी ग्रंथ है, उसमें इनकी जाति को लेकर के कोई स्पष्ट राय नहीं दी गई है। मतलब इनको कुछ में बोला गया है कि ये निम्न कुल के हैं, कुछ में कुछ और बोला गया है। तो जो मौर्य थे, अच्छा एक और, जो मौर्य थे भले वो उनकी जाति कुछ भी रही हो, उन्होंने ना उस समय जो दूसरे जो संप्रदाय चल रहे थे, जैसे कि जैन धर्म हो गया, बौद्ध धर्म हो गया, आजीवक संप्रदाय हो गया, तो मौर्य वंश के शासकों ने इन धर्मों को अपनाया, जिससे कहीं ना कहीं जो ब्राह्मण धर्म है वो पतन की ओर चला गया। तो कहा जाता है कि जो पुष्यमित्र शुंग, जिसने मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके मौर्य वंश का अंत किया, उसने जो है, मतलब पुष्यमित्र शुंग ने फिर से भारत में ब्राह्मण धर्म की नींव रखी या ब्राह्मण धर्म का पुनः स्थापना किया। तो ये पुष्यमित्र शुंग, लेकिन इसको जो है ये वर्ण व्यवस्था के रक्षक के रूप में नहीं माना जाता है, ध्यान रखना इस चीज को। लेकिन इसने ब्राह्मण धर्म की पुनः स्थापना की थी, ब्राह्मण राज्य की। गौतमी पुत्र सातकर्णी जो कि सातवाहन वंश का शासक था। उसके बाद देखिए चंद्रगुप्त प्रथम, ये गुप्त वंश का शासक था। उसके बाद शशांक ना, ये जो गौड़, जो बंगाल में एक स्थान है गौड़, उस तरफ का शासक हुआ करता था शशांक। और शशांक भी ना ये उस समय जो ब्राह्मण धर्म था या फिर कहें हिंदू धर्म, ये कट्टर ब्राह्मण धर्म को मानता था। ये शैव था, शिव जी का पूजा करता था, तो ये कट्टर शैव था, मतलब कि अपने धर्म के प्रति काफी कट्टर था। और जो शशांक था ना, इसने गौतम बुद्ध ने जिस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था, जिसको कि बोधि वृक्ष कहा जाता है, उस वृक्ष को भी कटवा दिया था। किसने? शशांक ने। शशांक वही है जिसने हर्षवर्धन के बड़े भाई राज्यवर्धन की हत्या की। इसके अलावा हर्षवर्धन की जो छोटी बहन थी ना राज्यश्री के पति थे कन्नौज के राजा गृहवर्मा की भी धोखे से हत्या कर दी थी। किसने? शशांक ने। तो यही शशांक
इसी ने जो है बोध गया में जो बोधि वृक्ष है उसको भी कटवा दिया था। लेकिन इसको भी वर्ण व्यवस्था का रक्षक नहीं कहा जाता है। तो भाई किसको कहा जाता है? गौतमी पुत्र सातकर्णी। सातवाहन वंश का शासक था गौतमी पुत्र सातकर्णी। तो इसी को श्रेय दिया जाता है वर्ण व्यवस्था के रक्षक के रूप में। इसने जो है वर्ण व्यवस्था को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया था। मतलब कि वैदिक कालीन सभ्यता में जिस तरह से ब्राह्मण, फिर उसके बाद क्षत्रिय, फिर वैश्य, शूद्र ये होते थे ना, तो उस तरह वाली व्यवस्था को इसने पुनः स्थापित करने की कोशिश की थी। ध्यान रखेंगे इस चीज को। अच्छा, एक और चीज आप लोग ध्यान रखेंगे, वर्ण व्यवस्था में क्या होगा कि जैसे पहले था ना वर्ण व्यवस्था में कि जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण स्त्री से ही विवाह करेगा, शूद्र जो है वो तीनों वर्णों की सेवा करेगा, तो उस टाइप का चलेगा। लेकिन ये जो गौतमी पुत्र सातकर्णी जिन्होंने की वर्ण व्यवस्था को पुनः स्थापित किया, वर्ण व्यवस्था के रक्षक के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन इसी सातकर्णी ने अपने पुत्र वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी का विवाह करवाया था शक शासक। कौन था शक शासक? रुद्रदामन। उस समय था शक शासक रुद्रदामन। ध्यान रखेंगे। देखो जो गौतमी पुत्र सातकर्णी था ना, इसने शक शासक नहपान को परास्त किया था। किसको? नहपान। शक शासक नहपान को परास्त किया था। वहीं गौतमी पुत्र सातकर्णी का जो पुत्र था ना वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी, वो रुद्रदामन का समकालीन था। तो जो रुद्रदामन था उसने वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी को 2 बार युद्ध में पराजित किया था और वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी ने रुद्रदामन की पुत्री से विवाह किया था। मतलब देखिए, जो गौतमी पुत्र सातकर्णी या फिर कहें जो सातवाहन शासक जो कि स्वयं को वर्ण व्यवस्था का रक्षक मानते थे, वर्ण व्यवस्था का पुनर्स्थापक मानते थे, उन्होंने ही दूसरी जातियों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। ध्यान रखेंगे। नहीं तो क्या होता है वर्ण व्यवस्था में कि आप जो है दूसरी जाति या फिर दूसरे लोगों से विवाह नहीं कर सकते, अपनी ही जाति में आपको करना होगा। तो ये चीज भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो आंसर क्या होगा? गौतमी पुत्र सातकर्णी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने होना था यहाँ पर। तो चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने किस शासक के समय भारत पर आक्रमण किया था? मैंने ना पीछे किसी वीडियो में क्वेश्चन लिया था कि चंगेज खां किसका समकालीन था। तो चंगेज खां जो है इल्तुतमिश का समकालीन था। और मैंने वहां बताया था कि जो चंगेज खां था इसने कभी भी भारत पर आक्रमण नहीं किया था। लेकिन कुछ परीक्षाओं में मैंने देखा कि ये मतलब आंसर लिया गया है कि चंगेज खां ने इल्तुतमिश के टाइम पर भारत पर आक्रमण किया था। तो इसका आंसर इल्तुतमिश होगा। देखिए ये किस तरह से इसको आंसर ले रहा है मैं उसको बताता हूं आप लोगों को। जैसे कि मैंने पीछे किसी वीडियो में भी बताया था कि जो चंगेज खां था इल्तुतमिश का समकालीन था, और जो चंगेज खां था वो मंगोलिया से निकल करके, मंगोलों का नेता था ना चंगेज खां, मंगोलिया से निकल करके उसने संपूर्ण मध्य एशिया, मतलब इधर जो अफगानिस्तान के पार जितना भी एशिया वाला भाग है ना, उन सब को अपने अधिकार में कर लिया था। और उसकी इच्छा थी, मतलब वो चाहता ही रहा होगा ना कि भारत में भी अटैक करे, लेकिन उसकी उतनी बहुत बड़ी इच्छा नहीं थी, ऐसा लगता है उसके व्यवहार से। नहीं तो उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी भारत में प्रवेश करना। तो क्या था कि फारस का शाह, फारस में जो शासक होता है उसको शाह कहा जाता था, फारस के शासक को शाह कहा जाता था। तो जो फारस का शाह था उसका बेटा था जलालुद्दीन मंगबरनी। क्या नाम? जलालुद्दीन मंगबरनी। तो ये जो जलालुद्दीन मंगबरनी है, जब फारस पर चंगेज खां का अधिकार हो जाता है तो ये चंगेज खां से डर करके जलालुद्दीन मंगबरनी कहाँ आ जाता है? भारत में आ जाता है। भारत का जो पश्चिम उत्तर वाला जो भाग है ना, पंजाब वहां पहुंच जाता है और खोखरों की सहायता से कुछ छोटे मोटे हिस्सों पर अधिकार भी कर लेता है। अब इसका पीछा करते करते, जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करते करते चंगेज खां सिंध तक पहुंच जाता है। वो जो है पीछा करते हुए आया था, न कि आक्रमण करते हुए। लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में थोड़ा सा ये था कि वो भारत पर अटैक करे, लेकिन उसकी बहुत बड़ी इच्छा नहीं थी कि वो भारत पर आक्रमण ही करे। जिस तरह से महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था, मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया था, या फिर जो मोहम्मद बिन कासिम उसने आक्रमण किया था। यहीं हम लोग तैमूर को भी ले सकते हैं, बाबर को ले सकते हैं, अहमद शाह अब्दाली को ले सकते हैं, नादिर शाह को ले सकते हैं। तो इन्होंने जिस तरह से भारत पर आक्रमण किया वैसी इच्छा चंगेज खां की नहीं लगती है। हालांकि कुछ इतिहासकार ये बोलते हैं कि चंगेज खां का इरादा ये था कि वो जो है भारत में प्रवेश करे और भारत के बीच से, मतलब जो गंगा यमुना का जो दोआब है उससे होता हुआ वो पूर्वोत्तर भारत जाए और वहां से वो जो है चीन
चीन में एंटर करे और उधर से फिर अपना मंगोलिया जाए। इस तरह कुछ इतिहासकार बताते हैं कि चंगेज खां की ये योजना थी। लेकिन चंगेज खां जो कि सिंध तक पहुंच चुका था, जो कि एक तरह से देखे तो भारत का प्रवेश द्वार था, वहीं से वो वापस लौट गया। क्यों? क्योंकि जो जलालुद्दीन मंगबरनी जो कि भारत में आया हुआ था ना, तो चंगेज खान ने भारत में उस समय जो शासक थे इल्तुतमिश, इनके पास संदेश भिजवाया कि भाई तुम जो है इसकी मदद मत करो, अगर तुम इसकी मदद करते हो जलालुद्दीन मंगबरनी की, तो मैं तुम्हारे साम्राज्य पर अटैक कर दूंगा। तो जो इल्तुतमिश है वो चंगेज खान की बात मान लेता है और जलालुद्दीन मंगबरनी की किसी भी प्रकार से सहायता करने से मना कर देता है। तो जो जलालुद्दीन मंगबरनी है वो वापस लौट जाता है, फारस की तरफ चल देता है और चंगेज खां भी वापस लौट जाता है। तो यहाँ हमको मतलब यहाँ पर ये स्पष्ट पता चल जाता है कि भाई चंगेज खां का जो है ना भारत के अंदर आक्रमण करने की कोई भी स्पष्ट योजना या फिर कहे इच्छा नहीं थी। हालांकि थोड़ा बहुत रहा होगा, एक मौका मिले तो घुस जाऊंगा। तो वो जो है सिंध तक पहुंचा था, तो छोटी मोटी लड़ाइयाँ भी हुई होगी, जो भी उस तरफ राजे महाराजे रहे होंगे छोटे मोटे। तो इसीलिए कुछ पेपर में ना, कुछ परीक्षाओं में ये वाला क्वेश्चन भी मैंने CGPSC के पुराने प्रश्न पत्र से उठाया है, पूछा है ये क्वेश्चन। तो कुछ और प्रश्न पत्रों में भी मैंने देखा है कि चंगेज खान ने किसके समय में आक्रमण किया था। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इल्तुतमिश लगा सकते हो, क्योंकि सिंध तक वो पहुंच गया था। हालांकि उसका उद्देश्य भारत में महमूद गजनवी या फिर क्या नाम मोहम्मद गोरी, इनके जैसे आक्रमण करने का उद्देश्य नहीं था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश, जलालुद्दीन मंगबरनी, ये सब भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इब्न बतूता प्रसिद्ध विद्वान एवं यात्री था। जी हाँ, बिल्कुल सही है, इब्न बतूता ये प्रसिद्ध यात्री था, विद्वान था। तो यह किस शासक के समय भारत आया था? बड़ा ही सरल क्वेश्चन है। तो ये आया था आपके मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। किसके समय में? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। मोहम्मद बिन तुगलक जो कि दिल्ली सल्तनत के तीसरे राजवंश तुगलक वंश का दूसरा शासक था। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक, जिसका शासनकाल 1320 से 1325 तक था। और मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका कि दूसरा नाम जौना खां था। तो इसका जो शासनकाल था 1325 से 1351 तक। और इसका जो चचेरा भाई था फिरोज शाह तुगलक, जो कि तीसरा शासक बना। और फिरोज शाह तुगलक ने मोहम्मद बिन तुगलक के नाम पर जौनपुर नामक नगर की स्थापना की थी, क्योंकि इसका एक नाम जौना खां भी था। तो जौना खां से जौनपुर, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। बात करें इब्न बतूता की, तो इब्न बतूता जो है इसी मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत की यात्रा पर आया था। ये यात्री था, पूरी दुनिया में ये घुमा करता था इब्न बतूता। तो ये कहाँ से आया था? तो मोरक्को, अफ्रीका, जो उत्तरी अफ्रीका है ना, वहाँ पर एक देश है मोरक्को। तो वहाँ से ये आया था इब्न बतूता। और इससे मोहम्मद बिन कासिम मोहम्मद बिन कासिम बोल रहा हूँ, माफ़ी चाहूँगा, मोहम्मद बिन तुगलक इब्न बतूता से बड़ा प्रभावित होता है कि भाई बड़ा मतलब विद्वान आदमी है। तो इसको जो है दिल्ली का प्रधान काजी बना दिया जाता है। किसको? इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का प्रधान काजी बना दिया था। और जब इब्न बतूता भारत में उसका पूरा भ्रमण करके हो जाता है और उसके बाद जब वो चीन की ओर जाता है, तो जो मोहम्मद बिन तुगलक था उसने ये जो इब्न बतूता है उसको अपना दूत बना करके चीन में भेजा था। लेकिन इसको जो है उस यात्रा में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। वो जैसे तैसे पहुंचता है, लेकिन बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। अच्छा, जो इब्न बतूता था, इसकी जो रचना है, इसका जो यात्रा वृत्तांत है, उसको किताब उल रेहला के नाम से जाना जाता है। आप खाली रेहला भी याद रखेंगे तो उतना चलेगा। किताब उल रेहला, ये इसका यात्रा वृत्तांत। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, वेनसोंग की रचना सीयू की, फायान की रचना फोकियो की, मेगास्थनीज की रचना इंडिका। तो उसी तरह से जो इब्न बतूता है, इसकी रचना क्या है? रेहला। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज मैंने थोड़े से ना सरल क्वेश्चन दिए हैं। एक क्वेश्चन शायद होगा, शायद ये क्या, 2 क्वेश्चन सुमेलित करने वाला। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय शासक कौन था? तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वनडे एग्जाम हो या फिर बड़े बड़े एग्जाम हो, सब में ये क्वेश्चन जो है अलग अलग तरीके से रिपीट होता ही है। तो
सहायक संधि, देखो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सहायक संधि को देख लेते हैं। सहायक संधि क्या था, तो इसकी शुरुआत की थी भारत नहीं, बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, जिसका कार्यकाल था 1798 से 1805 तक। तो इसने जो है भारत में जब अपना बंगाल में गवर्नर जनरल के रूप में जब अपना कार्यभार संभाला, तो इसने सहायक संधि की प्रणाली को अपनाया। क्या था सहायक संधि, ये ना भारत के जो राज्य थे, जो भारतीय राज्य थे ना, उनके साथ एक प्रकार की सहायक संधि करना और उन राज्यों को अपने नियंत्रण में लाना, यही सहायक संधि का उद्देश्य था। इसकी जो शर्तें थी ना, वो बड़ी ही अपमानजनक शर्तें थीं और इन शर्तों को स्वीकार करने वाले राज्य सीधे सीधे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में आ जाते थे। अच्छा, इस प्रकार की जो संधि है, सहायक संधि टाइप की, ये भारत में नई नहीं थी। मतलब कि वेलेजली से पहले भी काफ़ी सारे जो यूरोपीय थे या फिर दूसरे जो लोग थे, उन्होंने इस व्यवस्था को लागू किया था। भारत में इस तरह की संधि करने वाला पहला यूरोपीय डुप्ले था। कौन था, डुप्ले। और डुप्ले ने ना हैदराबाद के निजाम के साथ संधि की थी और हैदराबाद का जो निजाम था उसकी सेना को फ्रांसीसी ढंग से प्रशिक्षित करवाया, उसको काफ़ी सारे तोप वगैरह भी दिए। हैदराबाद के निजाम की सेना में एक तोपची थे जिनका नाम था क्या नाम था, जिन्होंने पानीपत के तीसरे युद्ध में भी भाग लिया था मराठों की तरफ से, इब्राहिम गार्दी। तो ये जो है हैदराबाद के निजाम के यहाँ काम करता था और इसका जो गुरु था, क्योंकि ये तोपची था ना, तोप चलाने में उस्ताद था। आप लोगों ने वो मूवी देखी होगी पानीपत, तो उसमें जो है इब्राहिम गार्दी वो तोप खाने का संचालक होता है। तो इब्राहिम गार्दी जो कि हैदराबाद के निजाम के यहाँ था और इसका जो गुरु था, इसको जिसने तोप वगैरह चलाना सिखाया, तोप चलाने की कला सिखाया, वो एक फ्रांसीसी था। ध्यान रखेंगे, हैदराबाद के निजाम की यहाँ बड़ी संख्या में फ्रांसीसी फौजें तैनात रहा करती थी, क्योंकि इसने जो है डुप्ले के साथ सहायक संधि की थी। इसके बाद आगे चल करके जो रॉबर्ट क्लाइव, जो इलाहाबाद की संधि हुई ना, तो उसमें भी जो अवध के साथ जो संधि हुई वो भी एक तरह से देखे तो सहायक संधि जैसी ही थी। हालांकि पूरी तरह से वेलेजली की जो सहायक संधि थी उस जैसी नहीं थी, लेकिन कुछ शर्तें ऐसी थी। आगे चल करके फिर वेलेजली ने सहायक संधि को विस्तारित रूप से इसका मतलब व्याख्या किया और इसको प्रतिपादित किया। तो वेलेजली की जो सहायक संधि थी, ये इसकी प्रमुख शर्तें क्या क्या थी। तो पहली शर्त ये होती थी कि सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्य को अपने राज्य में एक ब्रिटिश सेना रखनी होती थी और वो भी खुद के खर्चे पर। मतलब कि अंग्रेजों की सेना सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य में रहेगी और उस सेना का खर्च कौन देगा, सहायक संधि करने वाले राज्य। खर्च किस तरह से दिया जाएगा, जो छोटे राज्य होंगे वो लोग पैसा देंगे, साल में पैसा देंगे, वहीं जो बड़े राज्य होंगे वो अपने राज्य का कुछ हिस्सा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देंगे। दूसरी शर्त होती थी यूरोप मतलब अंग्रेजों को छोड़ करके अन्य यूरोपियों को अपने राज्य में सेवा में नहीं रखेंगे और अगर रखते भी हैं तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से पूछना पड़ेगा। तीसरा शर्त होता था अपने राज्य में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखना पड़ेगा। ब्रिटिश रेजिडेंट मतलब अंग्रेजों का एक आदमी सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्य में हमेशा रहेगा, उनके दरबार में जब भी दरबार के कामकाज चलता रहेगा उस समय भी वो वहां रहेगा और वो चाहे तो हस्तक्षेप भी कर सकेगा। उसके बाद अगली जो शर्त थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्यों को अपनी विदेश नीति सौंपनी पड़ेगी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। मतलब कि जो भी राज्य सहायक संधि पर हस्ताक्षर करेंगे उनकी विदेश नीति को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नियंत्रित करेगी। देखो, विदेश नीति से तात्पर्य कि वो जो राज्य हैं किसी दूसरे राज्य के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी संबंध स्थापित नहीं कर सकेंगे। वो अंग्रेजों के नियंत्रण में चला गया, किसी दूसरे के साथ युद्ध नहीं कर सकेंगे। अगर उनके ऊपर कोई दूसरा राज्य आक्रमण कर देता है तो ऐसी स्थिति में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही डिसाइड करेगी कि भाई उसके साथ किस तरह से लड़ना है, क्योंकि विदेश नीति मतलब उनके जो विदेशिक मामले हैं वो सब जो है अंग्रेजों ने अपने नियंत्रण में ले लिया। इसके अलावा अंग्रेजों ने मतलब कि ये जो सहायक संधि थी इसमें एक शर्त ये भी थी कि अंग्रेज जो है मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्यों के आंतरिक मामलों में किसी भी प्रकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ये जो है इस संधि की एक शर्त थी, लेकिन इस शर्त का कितना पालन हुआ ये
आप लोग भली भांति परिचित होंगे, क्योंकि अंग्रेज जो है वो लगातार इन राज्यों पर उंगली किया करते थे, दखल दिया करते थे। तो ये कुछ शर्तें आप लोग ध्यान रखेंगे। हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं, हमारे आंसर पर आते हैं। तो सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय शासक कौन था? तो ये था हैदराबाद का निजाम। देखो, डुप्ले जिसने भारत में सबसे पहले सहायक संधि प्रणाली को शुरू की थी, तो उसके समय में भी हैदराबाद के निजाम ने ही सबसे पहले सहायक संधि को स्वीकार किया था। वही वेलेजली, मतलब कि अंग्रेजों वाली सहायक संधि जिससे अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, तो उसको स्वीकार करने वाला भी पहला राज्य यही हैदराबाद का निजाम था। ध्यान रखेंगे। हैदराबाद के निजाम के यहाँ, जैसे कि मैंने बताया, फ्रांसीसी सेना रहा करती थी, तो इसने जो है ब्रिटिश सेना रखना स्वीकार किया और अंग्रेजों की 6 बटालियन अपने यहाँ रखना स्वीकार किया, और अपने यहाँ जो फ्रांसीसी सेना थी उसको इसने बाहर का रास्ता दिखा दिया, और इस सेना के खर्च के लिए अपने राज्य का कुछ हिस्सा दे दिया। तो ये चीजें आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्म में प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो देखो, ये प्रश्न भी काफी बार पूछा गया है कि प्रथम तीर्थंकर कौन थे, 23वें कौन थे, 24वें कौन थे। तो जैन धर्म के तीर्थंकर, अच्छा तीर्थंकर ये क्या होते हैं, ये हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जो तीर्थंकर, ये जो दुनिया है, मतलब कि ये जो दुनिया है जिसको भवसागर बोला जाता है, तो इस भवसागर रूपी दुनिया से पार लगाने वाला जो व्यक्ति होगा उसी को तीर्थंकर कहा जाएगा। मतलब कि जो बड़ा ही ज्ञानी व्यक्ति, जो कि दूसरे मनुष्य को ज्ञान देगा, उनको मोक्ष के रास्ते तक पहुंचाएगा, तो वही व्यक्ति क्या कहलाएगा? तीर्थंकर। तो इस तरह के 24 तीर्थंकर हुए हैं। तो प्रथम तीर्थंकर पूछ रहा है, तो वो थे ऋषभनाथ, प्रथम तीर्थंकर। वहीं ये जो पार्श्वनाथ है ये 23वें नंबर के थे, महावीर स्वामी जी 24वें नंबर के तीर्थंकर थे। और ये जो ऋषभनाथ जी हैं, इनको ही श्रेय दिया जाता है जैन धर्म की स्थापना का। तो जैन धर्म की स्थापना महावीर स्वामी जी ने नहीं की थी, उनसे पहले 23 तीर्थंकर हो चुके थे, और जो प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभनाथ जी, उन्होंने ही जैन धर्म की स्थापना की थी। हाँ, जो महावीर स्वामी जी थे उनको जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने ना जैन धर्म को बहुत ज्यादा प्रचार प्रसारित किया। तो ऋषभनाथ ये प्रथम तीर्थंकर थे। इनका जो चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह, जैन जो तीर्थंकर है ना, उनके प्रतीक चिन्ह होते हैं। तो ऋषभनाथ जी का जो प्रतीक चिन्ह है वो है वृषभ, वृषभ मतलब कि सांड। ध्यान रखेंगे, सांड, वृषभ अथवा सांड। वही ये जो पार्श्वनाथ हैं, ये ना 23वें नंबर के तीर्थंकर थे, 23। और ये काशी के महाराजा, जो काशी है ना, वाराणसी काशी, तो काशी के महाराजा थे अश्वसेन। पूछा भी गया है कि अश्वसेन कहाँ के राजा हैं, तो ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अश्वसेन जो कि काशी के राजा थे, और अश्वसेन के ही बेटे थे पार्श्वनाथ। और पार्श्वनाथ ने भी ना, जो पार्श्वनाथ जी थे, उन्होंने भी गृह वगैरह त्याग दिया था, घर बार सब छोड़ दिए थे, सन्यासी हो गए थे। और पार्श्वनाथ जी का जो चिन्ह है वो है सर्प। पार्श्वनाथ जी का चिन्ह क्या है? सर्प, मतलब कि सांप। वही जो महावीर स्वामी जी हैं, इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है सिंह। क्या है? सिंह। ध्यान रखेंगे, सिंह महावीर स्वामी जी का प्रतीक चिन्ह। तो ये 24वें नंबर के तीर्थंकर महावीर स्वामी जी। अच्छा, ये जो अलार कलाम दिया हुआ है, ये क्या है? अलार कलाम, तो ये जो है ना अपना क्या कहते हैं, जैन धर्म से संबंधित नहीं है, ये सांख्य दर्शन के आचार्य थे। और जो महात्मा बुद्ध थे ना, जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की, जब उन्होंने घर छोड़ा, 29 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध ने अपना घर छोड़ दिया ना, तो महात्मा बुद्ध जी जब घर छोड़ते हैं, जंगल में आ जाते हैं, तो वो सबसे पहले अलार कलाम जी के आश्रम में ही जाते हैं। तो एक तरह से गौतम बुद्ध जी के, जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, तो उनके जो प्रथम गुरु थे वो थे अलार कलाम, जो कि सांख्य दर्शन से संबंधित थे। ध्यान रखेंगे, ये जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी, ये अलग। उसी समय में बौद्ध धर्म भी चला करता था। तो बौद्ध धर्म मतलब गौतम बुद्ध जी से संबंधित है अलार कलाम, एक तरह से हम ये बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। तो मौर्य वंश के शासकों के विषय में आपको बताना है कि कौन से मौर्य वंशीय शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। तो देखिए, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, भाई इन्होंने तो जैन धर्म अपनाया हुआ था ना। जो
जैन साधु थे भद्रबाहु, उनके प्रभाव में आकर के ये जैन बन जाते हैं और फिर दक्षिण में चले जाते हैं। वहाँ पर फिर जो श्रवण बेलगोला है वहाँ पर संलेखना विधि से अपने देह का त्याग कर देते हैं। तो इन्होंने जैन धर्म को अपनाया था। वहीं अशोक की बात करें तो ये तो सब जानते हैं, बौद्ध धर्म इन्होंने अपनाया था। उसके बाद दशरथ, इसने भी बौद्ध धर्म अपनाया था, मतलब कि अशोक दशरथ इन दोनों ने बौद्ध धर्म अपनाया था। संप्रति ने ना जैन धर्म अपनाया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य और संप्रति ये दोनों जैन धर्म वाले हैं, जबकि अशोक और दशरथ, देखो जो दशरथ है संप्रति है ये अशोक के उत्तराधिकारी थे। तो दशरथ और अशोक ये दोनों जो है बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, ध्यान रखिएगा। अच्छा एक नाम और याद रखेंगे आप लोग, बिंदुसार, जो अशोक के पिता थे ना, चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे बिंदुसार। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय के मानने वाले थे, आजीवक संप्रदाय। देखो उस समय ना 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में केवल जैन धर्म और बौद्ध धर्म यही अस्तित्व में नहीं आए, और भी बहुत सारे संप्रदाय उस समय में अस्तित्व में आए थे। ये जो समय है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, इसको धार्मिक पुनर्जागरण का काल बोला जाता है ना। धार्मिक रूप से जो लोग थे वो फिर से जागृत हुए, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, आजीवक संप्रदाय और भी बहुत सारे संप्रदायों का जन्म होता है, जिनमें से कुछ ही फेमस हो पाते हैं, जिनमें जैन और बौद्ध धर्म शामिल थे। तो जो बिंदुसार थे मौर्य वंश के दूसरे शासक, वो आजीवक संप्रदाय को मानने वाले थे। और आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मक्खली पुत्र गोशाल, मक्खली पुत्र गोशाल आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। अच्छा ये जो आजीवक संप्रदाय है ना, ये लोग नियतिवादी हुआ करते हैं। कैसे? नियतिवादी, नियति मतलब किस्मत, लक। तो नियतिवादी, नियति में जो भी होगा उसको ये स्वीकार करेंगे, तो ये लोग नियतिवादी होते हैं। अच्छा जो मक्खली पुत्र गोशाल थे ना, वो अपने जीवन के अंतिम दिनों में उन्होंने अपना मानसिक संतुलन खो दिया, मतलब कि वो पागल हो गए और उसी पागलपन में उनकी मृत्यु हो गई थी। किनकी? मक्खली पुत्र गोशाल की। तो बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को मानने वाले थे। और चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म से संबंधित, संप्रति भी जैन धर्म से संबंधित, अशोक और दशरथ ये दोनों जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। अच्छा एक प्रश्न पूछा जाता है कि अशोक के उत्तराधिकारियों में से किसने जिस प्रकार अशोक ने बौद्ध धर्म के लिए काम किया, उसी तरह से किसी शासक ने जैन धर्म के लिए काम किया था, तो वो था संप्रति। ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो आंसर आपका हो जाएगा 2 और 3, मतलब ब आपका उत्तर होगा। ये दोनों जो है ना, अशोक और क्या नाम है, दशरथ, ये दोनों जो है बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुमेलित करने को बोल रहा है, देख लेते हैं। ये क्वेश्चन भी मैंने क्वेश्चन पेपर से लिया है, मतलब कि पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो देखिए एक तरफ क्रांतिकारियों के नाम दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उनके जीवन का क्या हुआ, मतलब उनकी मृत्यु किस प्रकार से हुई, उनका अंत किस प्रकार से हुआ, वो दिया हुआ है। जतिन दास जो कि भगत सिंह जी से जुड़े हुए थे, जतिन दास जी, तो इनकी जो मृत्यु हुई ना भूख हड़ताल से हुई। देखो जो भगत सिंह जी थे, जब वो सेंट्रल असेंबली में जब बम फेंकते हैं ना, केंद्रीय असेंबली में, तो उसके बाद वो खुद को गिरफ्तार करवा लेते हैं, मतलब कि भागते नहीं है, वो खुद को गिरफ्तार करवा लेते हैं। बटुकेश्वर दत्त के साथ गए थे ना सेंट्रल असेंबली में, वो वहाँ पर खाली जगहों पर बम फेंकते हैं, क्योंकि वो जो है ब्रिटिश सरकार को चेताना चाहते थे, ब्रिटिश सरकार को सुनाना चाहते थे अपनी बातें। तो उनको जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो कैदी हैं, जो क्रांतिकारी वाले जो कैदी हैं, उनके साथ बड़ा मतलब बुरा व्यवहार हो रहा होता है, उनको जो है सही तरीके से खाना नहीं मिल रहा होता है, जेल में पूरी तरह से अव्यवस्था होती है। तो यहाँ पर भगत सिंह जो है हड़ताल करते हैं, भूख हड़ताल। हड़ताल भी मतलब ऐसा नहीं, भूख हड़ताल मतलब वो बोलते हैं खाना देखते हैं वो, कि खाने में जो है मतलब चूहे, कॉकरोच, ये सब चीज़ घूम रहे होते हैं, क्वालिटी बिल्कुल बेकार होती है। तो वो बोलते हैं कि भाई मैं ये खाना नहीं खाऊंगा, मुझे जो है अच्छा खाना चाहिए, नहीं खाऊंगा। तो बोलते हैं कब तक नहीं खाओगे? ठीक है, वो फिर भूख हड़ताल करते हैं। और ये जो भूख हड़ताल है काफ़ी लंबे समय तक चलता है, लगभग 64 दिन तक। और 64वें दिन ही ना ये जो जतिन दास है, इनकी मृत्यु हो जाती है भूख हड़ताल से। तो देखो जो भगत सिंह थे ना,
वो तो थे ही थे, मतलब बड़े वाले, मतलब कुछ कर गुजरने वाले। उनके जो साथी थे वो भी उनके साथ कदम से कदम मिला करके चलते थे। भगत सिंह ने बोला कि भाई हम खाना नहीं खाएंगे, ये खाना मतलब खराब खाना नहीं खाएंगे जब तक हमको अच्छा खाना नहीं मिलेगा। हम कैदियों को यहाँ जो डिमांड है वो चाहते थे कि यहाँ पर अखबार भी हमको दिया जाए, लिखने पढ़ने का सामान हमको दिया जाए, और दूसरी मांगे उन्होंने रखी। तो बोला कि जब तक ये चीज़ें पूरी नहीं होती हम खाना नहीं खाएंगे, और उनका साथ दिया उनके साथियों ने भी, और किसी ने खाना नहीं खाया। काफ़ी लंबे समय तक ये भूख हड़ताल चला। तो 64वें दिन जो है जतिन दास जी की डेथ हो जाती है। देखो जो भगत सिंह थे ना, मतलब उनकी उम्र क्या थी, बहुत कम उम्र थी ना, 23 साल कुछ थे, शायद 23-24 साल के थे। और उस उम्र में वो काम कर गए जो हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते, मतलब हम करने की कल्पना नहीं कर सकते। तो वो मतलब लोग कुछ और ही लोग थे। वैसे लोग जो हैं अब दुनिया में मतलब होते नहीं, वो कुछ और ही लोग थे, अवतारी पुरुष हम कहेंगे ज़्यादा बेहतर होगा। तो जतिन दास, उसके बाद ये चंद्रशेखर आज़ाद। तो देखिए चंद्रशेखर आज़ाद ये भी भगत सिंह के ही साथी थे, जैसे भगत सिंह वैसे चंद्रशेखर आज़ाद। तो जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं, इनके जो जीवन का जो अंत है वो पुलिस मुठभेड़ में इनकी मृत्यु हुई थी। देखिए क्या था, ये इलाहाबाद में थे। कहते हैं कि ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से मिल करके आते हैं, और इलाहाबाद में एक पार्क है अल्फ्रेड पार्क, जिसको कि अब आज़ाद पार्क के नाम से जाना जाता है। उस समय उसको अल्फ्रेड पार्क बोला जाता था। इलाहाबाद में है ये। इलाहाबाद मतलब कि प्रयागराज, अभी प्रयागराज हो गया है ना। तो वो उस अल्फ्रेड पार्क में गए थे चंद्रशेखर आज़ाद, और किसी व्यक्ति ने इनकी मुखबिरी कर दी, बता दिया कि भाई जो चंद्रशेखर आज़ाद है वो फला पार्क में है। तो जो अंग्रेज हैं वो पुलिस लेकर के वहाँ पर पहुँच जाते हैं, और वहाँ पर जो है काफ़ी मतलब फायरिंग होती है। जो चंद्रशेखर आज़ाद है वो जो है पुलिस वालों का मुकाबला करते हैं, लेकिन उनके पास जो है हथियार, बंदूक तो था लेकिन गोलियां काफ़ी कम थी। तो उनकी जो सारी गोलियां ख़त्म हो जाती है, बंदूक में सिर्फ एक गोली बच जाती है। और चंद्रशेखर आज़ाद बोलते हैं कि भाई मैं आज़ाद हूँ, मैं जो हूँ किसी का गुलाम नहीं बनूंगा, किसी का मतलब कैदी नहीं बनूंगा, मैं आज़ाद हूँ, आज़ाद मरूंगा। और वो जो है अपनी जो एक गोली बची हुई होती है उससे खुद को गोली मार लेते हैं। तो वो जो है जीते जी अंग्रेजों के हाथ नहीं लगे थे। और कहा जाता है कि जो अंग्रेज हैं, जब उन्होंने देखा कि जो भगत सिंह जी हैं वो ऐसे मूर्छित होकर के पड़े हुए हैं, तो उनको लगता है कि भाई ये जिंदा है कि मर गया है। वो काफ़ी समय तक उनके पास नहीं गए थे। तो चंद्रशेखर आज़ाद जी पुलिस मुठभेड़ में इनकी मृत्यु हुई थी। ये कब की बात है, तो 27 फरवरी 1931, 27 फरवरी 1931। उसके बाद भगत सिंह जी को ना मृत्यु दंड दिया गया था। देखो इन्होंने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका, इसके अलावा इन्होंने एक पुलिस अधिकारी सॉन्डर्स की हत्या की थी। कहाँ पर, लाहौर में। तो ये जो सॉन्डर्स मर्डर केस है, इसी के आधार पर भगत सिंह जी को मृत्यु दंड दिया जाता है। 23 मार्च 1931 को इनको मृत्यु दंड दिया जाता है। देखो जो चंद्रशेखर आज़ाद थे वो 27 फरवरी को उनकी डेथ होती है, और भगत सिंह की इसके लगभग एक महीने बाद 23 मार्च 1931 को मृत्यु दंड दे दिया जाता है। कल्पना दत्त, ये जो कल्पना दत्त है ना, ये बंगाल से थी, बंगाली थी, और इन्होंने 1930 में बंगाल में एक स्थान है चटगांव, वहां पर ना अंग्रेजों का शस्त्रागार था, तो वहां पर इन्होंने डाका डाल दिया था, मतलब उसको वहाँ पर लूटपाट की थी। तो इनको जो है बाद में पकड़ लिया गया था, और इनको आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई थी, आजीवन कारावास। हालांकि जब बाद में देश आज़ाद हुआ तो इस तरह के तमाम कैदी जिनको अंग्रेजों ने आजीवन कारावास की सज़ा दी थी, जो क्रांतिकारी थे, उन सबको बाद में रिहा किया गया। और इनकी डेथ ना बहुत बाद में हुई, मतलब ये 80-85 साल तक जिए थे कल्पना दत्त जी। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, कूट का मिलान आप लोग कर लीजिएगा। क्या होगा, 3 2 4 1, 3 2 4 1 ये होगा ना, 3 2 4 1 ब आपका उत्तर होगा, 3 2 4 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुमेलित करने वाला है। तो एक तरफ शासकों के नाम, दूसरी तरफ उनके द्वारा बनाए गए कुछ स्मारक। तो देखो मोहम्मद आदिल शाह ये बीजापुर के सुल्तान थे, मोहम्मद आदिल शाह। तो इनका जो मकबरा है वो है गोल गुंबद है ना, जिसका गुंबद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गुंबद बताया जाता है, गोल गुंबज का। तो ये कहाँ पर है, बीजापुर में है गोल गुंबज, और ये मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूर्ण किया। देखो जो कुतुब मीनार है, इसके निर्माण कार्य की शुरुआत
की थी जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन उसकी जो है आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। पोलो खेलते हुए वो घोड़े से गिर करके मर गया था ना 1210 में। तो उसके बाद फिर इल्तुतमिश ने जो है कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूर्ण करवाया। ये जो कुतुब मीनार है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी नामक एक सूफी संत उनकी स्मृति में बनवाया गया था। और जो इल्तुतमिश है, कुतुबुद्दीन ऐबक है, ये दोनों ही कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के मुरीद थे, ध्यान रखना इसको भी। औरंगजेब ने ना मोती मस्जिद का निर्माण करवाया, ध्यान रखेंगे, मोती मस्जिद का निर्माण करवाया औरंगजेब ने। उसके बाद अकबर बुलंद दरवाजा, कहाँ पर है बुलंद दरवाजा? तो आपके फतेहपुर सीकरी में। देखो जो अकबर है जब वो गुजरात को जीतता है ना, तो अपनी नई राजधानी का नाम फतेहपुर सीकरी रखता है। पहले खाली सीकरी था, उसके नाम के आगे फतेहपुर जोड़ देता है, और जो वहाँ पर एक फिर बुलंद दरवाजा बनवाता है। कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी में, ध्यान रखेंगे अकबर। अच्छा, एक चीज़ मुझे ध्यान आ रहा है, मैं आपको ना बताऊंगा बोल रहा था। जो अकबर था इसने ना आगरा का एक अलग नाम रखा था, अकबराबाद, अकबराबाद। लेकिन ये नाम जो है फेमस नहीं हो पाया, वो आगरे का आगरा ही रहा, लेकिन अकबराबाद इसका नाम रखा गया था अकबर ने। कभी भी आपसे पूछा जा सकता है कि किस स्थान का नाम अकबराबाद रखा गया था, तो अकबर द्वारा आगरे का नाम अकबराबाद रखा गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो कूट आप लोग मिला लीजिएगा, मेरे ख्याल से 2 1 4 3 ये होना चाहिए, 2 1 4 3 ब मिला लीजिएगा आप लोग अच्छे से। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। तो एक तरफ जो है अलग अलग चीज़ें दी हुई है, उससे आपको सुमेल करना है। तो देखिए जो चौथ का जो संबंध है ये मराठा साम्राज्य से संबंधित है। चौथ जो है मराठा शासकों द्वारा, चाहे वो छत्रपति शिवाजी महाराज हो, संभाजी महाराज हो, या फिर पेशवाओं का समय हो, तो ये जो मराठे थे ये आसपास के राज्यों से चौथ वसूल किया करते थे, और उन राज्यों को बोलते थे कि भाई आप जो है हमको चौथ दो। चौथ मतलब होता था राज्य की आय का चौथा हिस्सा। मतलब कि ये जो है अपने आसपास जो भी राज्य हैं उनसे बोलते कि आप अपनी आय का चौथा हिस्सा हमको दो, बदले में आपको क्या मिलेगा? हम आपके राज्य पर आक्रमण नहीं करेंगे। अगर आप हमको चौथ नहीं दोगे तो हम आपके राज्य पर आक्रमण कर देंगे। और काफ़ी सारे राज्यों पर इन्होंने आक्रमण भी किया था और उसको अपने अधिकार में कर लिया। इसके अलावा काफ़ी लूटपाट भी की। तो इससे जो है ना, जो दूसरे राज्य थे वो लोग डर करके इनको चौथ देना स्वीकार कर लेते थे। तो चौथ जो है मराठों से संबंधित है। इक्ता का संबंध है सल्तनत काल से। देखो इल्तुतमिश जिसने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया, पीछे मैंने बताया, तो जो इल्तुतमिश था उसने प्रशासनिक सुविधा के हिसाब से इक्ता व्यवस्था की शुरुआत की थी। इक्ता ना एक तरह से हम लोग ये समझ सकते हैं कि उसने अपने साम्राज्य को ना इक्तों में बांट दिया था। इक्ता एक प्रकार की प्रशासनिक इकाई कह सकते हैं, इसको जिला या संभाग हम लोग बोल सकते हैं। इक्ते का प्रमुख होता था इक्तेदार, इक्ते का प्रमुख इक्तेदार। तो इक्ता सल्तनत काल इल्तुतमिश से संबंधित थी, इल्तुतमिश ने इसकी स्थापना की थी। अगला दिया है अमरम। ये जो अमरम है इसका संबंध है विजयनगर साम्राज्य से। देखो अमरम को आप सीधे सीधे जागीर के रूप में समझ सकते हैं। जागीर जैसे कि सल्तनत काल में या फिर मुगल काल में जो अधिकारी होते थे, सैन्य अधिकारी हो या फिर नॉर्मल अधिकारी हो, उनको उनकी सेवाओं के बदले में जागीर दिया जाता था। तो सेम यही चीज़ जो है विजयनगर साम्राज्य में भी थी। वहाँ पर क्या होता था, जो भी अधिकारी होते थे उनको उनकी सेवाओं के बदले में अमरम दिया जाता था, मतलब जागीर दिया जाता था। और उस वहाँ के जो अधिकारी होते थे, सेना नायक होते थे, उनको नायक कहा जाता था। ध्यान रखेंगे, नायक। तो ये जो अमरम है नायकों को दी जाती थी, और जिसको ये अमरम प्राप्त होता था उसको बोला जाता था अमर नायक। जैसे कि मुगल काल में जागीर दिया जाता था, और जिस व्यक्ति को जागीर मिलता वो क्या कहलाता? जागीरदार। तो जिसको अमर मिलेगा, जिसको अमरम मिलेगा, वो क्या कहलाएगा? अमर नायक। ध्यान रखेंगे, विजयनगर साम्राज्य से जुड़ा हुआ है। अगला दिया हुआ है अल्तमगा। देखो अल्तमगा ये एक प्रकार का जागीर हुआ करता था, अल्तमगा।
और ये मुगल काल से संबंधित था, मुगल साम्राज्य से, स्पेशली जहांगीर ने ही अलतमगा जागीर की शुरुआत की थी। ये जो अलतमगा जागीर है ये एक प्रकार का अनुवांशिक होता था, अनुवांशिक जागीर होता था। और नॉर्मल वाले जागीर ना मुगल काल में वो अनुवांशिक नहीं होते थे। जब तक कोई व्यक्ति किसी पद पर कार्यरत है, अपनी सेवाएं दे रहा है, तब तक उस जागीर पर उसका हक होगा। लेकिन अलतमगा जागीर, इसके अलावा अकबर ने वतन जागीर की शुरुआत की थी। तो ये दोनों ना एक प्रकार से वंशानुगत होते थे, पिता के बाद उसके पुत्र को ये अलतमगा जागीर या फिर वतन जागीर मिल जाता था। तो अलतमगा जागीर, जहांगीर, मुगल साम्राज्य। तो कूट क्या होगा? 3-1-2-4, 3-1-2-4 ब आपका उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। पूर्व पाषाण युग में मृतक संस्कार के क्या नियम थे? तो ये क्वेश्चन ना मैंने शायद यूजीसी नेट के पेपर से लिया है, उसमें इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। तो पूर्व पाषाण युग मतलब स्टोन एज की बात कर रहा है, पाषाण युग की बात कर रहा है। तो उस समय मृतक संस्कार, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो उस समय जो आदिमानव था, जो कि जंगली जीवन व्यतीत करता था, घुमक्कड़ी जीवन व्यतीत करता था, तो उसके समय में किस प्रकार का मृतक संस्कार प्रचलन में था? पहला बोल रहा है दाह संस्कार, मतलब कि जैसे आज भी होता है ना दाह संस्कार, लकड़ी इकट्ठी की जाती है, उसके ऊपर जो है मृत शरीर को रखा जाता है और उसको जो है जला दिया जाता है, तो दाह संस्कार। दूसरा दिया है खुले आसमान के होना था, खुले आसमान के नीचे शव को छोड़ देना, मतलब कि जंगल में या फिर किसी मैदान में शव को ले जा करके रख देना और उसको फिर क्या करेंगे, जो भी पक्षी वक्षी है, जो जानवर है, वो फिर उसको खाएंगे और जो अवशेष बचता था उसको मिट्टी में गाड़ दिया जाता था या फिर ऐसे ही छोड़ दिया जाता था। अब देखो पहले ना इस तरह की चीज़ें पॉसिबल थी उस समय में, आदि मानव के समय में, क्योंकि जनसंख्या भी काफ़ी कम थी। अब आज के समय में आप किसी मृत शरीर को ऐसे किसी खुले मैदान में ले जाके रख दोगे तो भाई हालत ख़राब हो जाएगा ना, क्योंकि अभी तो पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि कहीं भी खाली जगह बची नहीं है। तो इस तरह का भी प्रथा प्रचलन में था। उसके बाद बोल रहा है दफनाना, मतलब कि गड्ढा खोदो, गाड़ दो मृत शरीर को। तो ये तीनों ही प्रकार के मृतक संस्कार पूर्व पाषाण काल में देखने को मिलता है, लेकिन इनका जो रूप है ना आज जैसा नहीं था। जैसे आज हम लोग दाह संस्कार करते हैं वैसा नहीं था, वो लोग ऐसे ही जला दिया करते थे, लकड़ी रखते या कुछ भी करके जला देते थे या फिर खुले में छोड़ दिया करते थे। इसके अलावा वो गड्ढा खोद के गाड़ भी देते थे। तो तीनों प्रकार के मृतक संस्कार प्रचलन में था। तो 1, 2, 3 आपका उत्तर होगा। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए और किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो या फिर मेरे द्वारा जो भी जानकारी दी गई उसमें अगर आप लोगों को ज़रा भी डाउट लगता है तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूँ। वीडियो को जितना हो सके आप शेयर कर दिया करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।